दोस्तों नमस्कार। आवाज़ आ रही है तो फिर प्लीज़ आप हेलो करके बताइए कि आवाज़ आ रही है। आज का जो लेक्चर हमारा है वो 1857 के रिवोल्ट के बारे में है। 1850 रिवोल्ट ऑफ द 1857। हम लोग 1857 का जो विद्रोह है इसके बारे में चर्चा करेंगे। इसके पहले वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि हिस्ट्री को लेकर के मैंने ये बताया था कि हिस्ट्री जो आपका मुख्य विषय है, मेंस एग्ज़ाम है, उसमें कैसे 300 से लेकर के 350 के बीच में हम नंबर प्राप्त कर सकें, इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। और काफ़ी लोगों ने, आप लोगों ने, बहुत लोगों ने देखा इस लेक्चर को और कई लोगों के फ़ोन भी मेरे पास आए और सभी लोगों ने कहा कि इसमें काफ़ी हमको सीखने को मिला। तो इसके बारे में काफ़ी डिटेल से हम लोगों ने डिस्कस किया था और उससे जुड़े हुए कुछ लेक्चर मैं और भी आपको आगे भी शेयर करूंगा। कई लोगों ने प्रश्न उठाए हैं कि आपने किताबों के नाम नहीं बताए हैं और कई लोगों ने कहा कि अलग अलग रेफरेंस की बात कही, रिसर्च मटेरियल को कैसे यूज़ किया जाए। तो आप सभी लोगों से मेरा ये कहना है कि जो बुक्स है, जो भी सिविल सर्विस के हिस्ट्री ऑप्शनल के लिए जो किताबें बताई जाती हैं वह वेरी करती है मैन टू मैन। जैसे कि कोई अगर स्टार्टिंग फेज़ का बच्चा अगर है, तैयारी कर रहा, तो उसके लिए अलग किताब बताई जाएगी। जो एडवांस लेवल का बच्चा है तो उसको अलग बताई जाएगी और उससे भी अच्छा है तो उसको बहुत कम किताबें बताई जाएगी। तो ये किताबें हैं जो मैन टू मैन वेरी करती हैं, इसीलिए मैंने उनमें किताबों के बारे में नहीं बताया। जहाँ तक सिविल सर्विस में हिस्ट्री में अंक प्राप्त करने का सवाल है, मैंने आपको बताया कि यह जो लोगों के मस्तिष्क में एक टैबू है कि हिस्ट्री में नंबर नहीं मिलता है, यह पूरी तरीके से गलत है। आप जाकर के गूगल पर भी जाके देख सकते हैं और यूट्यूब पर भी आप जाके देख सकते हैं कि सिविल सर्विस की मुख्य परीक्षा में लोगों को 500 में से लोगों को 350 नंबर तक मिला है। ठीक है, 300 के ऊपर 320 नंबर तो मेरे छात्रों को मिला है। 320 मैं आपको मिलवा सकता हूं, बातें करवा सकता हूं, ऐसे लोगों को मिला है। तो इसको लेकर के किसी प्रकार को आपको चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है, न तो परेशान होने की ज़रूरत है। और जो आपके दिमाग में एक सेटअप है कि इसमें नंबर अधिक नहीं मिलता है, तो ये नेगेटिव एस्पेक्ट आप निकाल दीजिए। मैंने बहुत सिलसिलेवार ढंग से इन चीज़ों को बताया था कि जो हिस्ट्री का सिलेबस है बेशक बहुत बड़ा है, लेकिन इसके जो फ़ायदे मिलते हैं वह किसी भी विषय से बहुत ज़्यादा मिलते हैं। तो आपका अगर मुख्य विषय हिस्ट्री है तो इसकी जो नेगेटिविटी है उसको हमेशा के लिए मस्तिष्क से निकाल दीजिए, उसको दिमाग से निकाल दीजिए। ये बहुत ही यूज़फुल, बहुत ही सरल और बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आने वाला विषय है। जहाँ तक कुछ इसकी टेक्निकलिटीज़ है, कुछ टेक्निकलिटीज़ के कारण जो है लोगों को इतिहास विषय में नंबर नहीं मिल रहा है, उस टेक्निकलिटीज़ के बारे में मैंने आपको अलग अलग चीज़ों को बताया था। जो अभी हिस्ट्री में जो रिसर्च हो रहे हैं पूरे विश्व में भी हो रहे हैं, विशेषकर भारत में, तो भारत में एक आंदोलन इस समय चल रहा है अपनी हिस्ट्री को रीराइट करने का, दोबारा फिर से लिखने का एक आंदोलन पूरे देश में चल रहा है। इसमें तमाम जो है हिस्टोरिक जो है एक्सप्लोरेशन हो रही हैं, खोजें हो रही हैं, नए नए तथ्यों का पता लगाया जा रहा है। तो जो परंपरागत छात्र होते हैं इन नए तथ्यों को इतिहास में नहीं लिखते हैं, या जो नई रिसर्च हो रही है उसको उसमें लिखने का प्रयास नहीं करते हैं, उसको छोड़ देते हैं या एक पक्ष को लेकर के लिखते हैं। इससे आपको बचने की ज़रूरत है। जितने भी नए रिसर्च हिस्ट्री के हो रहे हैं सबको आपको एसिमिलेट करने की ज़रूरत है। सभी जो हिस्ट्री के नए नए फैक्ट हैं उन फैक्ट को, हिस्ट्री की जो नई रिसर्च हो रही है उसको अपने आंसर में आपको लिखने की ज़रूरत है। हाँ, जो लिखने का आपका दृष्टिकोण होना चाहिए दैट शुड बी द वेरी एसिमिलेटिव, बहुत ही एसिमिलेटिव दृष्टिकोण होना चाहिए। एक समन्वित और एक जो है संतुलित दृष्टिकोण आपके पास होना चाहिए। एक पक्षी हमेशा लिखने का प्रयास करिए, एक पक्षी कभी मत लिखिए। तो अगर जब तक आप नई चीज़ों को आप नहीं लिखेंगे हिस्ट्री में, तब तक जो है आपको अच्छे नंबर नहीं मिलने वाले हैं, इतना जानिए। आपकी दूसरा जो प्रश्न आपकी भाषा का है, तो हिस्ट्री में जो आपकी भाषा बहुत कंसाइज्ड होनी चाहिए, बहुत एक्यूरेट होनी चाहिए, बहुत फैक्चुअल होनी चाहिए। ये तमाम बातों को मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में जो है मैंने आपसे शेयर किया था।
और बाकी कोई भी प्रश्न है, मेरा नंबर है, ओपन नंबर है 9305586683, व्हाट्सएप नंबर मेरा है, कॉलिंग नंबर है। तो इस प्रकार से नंबर पा सकते हैं। हम लोगों का उद्देश्य ये है कि 500 नंबर में अगर 350 नंबर, जो कि बहुत अच्छा नंबर माना जाता है, एक्सेप्शनल नंबर है, इतना नंबर आपको मिल सकता है, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। और इसको हम लोगों ने करके दिखाया है, पढ़ा करके दिखाया है, ठीक है। तो जो कॉन्सेप्ट है, जो नेगेटिविटी है हिस्ट्री को मुख्य विषय को लेकर के अंक प्राप्त करने की, उसको आप हमेशा के लिए मस्तिष्क से निकाल दीजिए। इस प्रकार से यह नंबर जो मिलेगा आपको, 350 नंबर अगर आपको हिस्ट्री ऑप्शनल में मिल जाता है, आप सोच लीजिए 100 नंबर अगर आपको एसए में मिल जाता है, 450 नंबर हो गया। 100 नंबर अगर जीएस में मिल जाता है तो आप समझ सकते हैं 850 नंबर आप मिल सकता है। तो यह वंडरफुल 850 से 900 का मतलब है कि आप जो है आपका सिलेक्शन होने जा रहा है, इंटरव्यू तो 100% दे देंगे। तो इस प्रकार से इस संदर्भ में आपको देखने और समझने की आवश्यकता है। आज का विषय है, हम उस पर चर्चा करेंगे। 1857 के रिवोल्ट के बारे में कुछ बहुत ही आश्चर्यजनक बातें हम बताएंगे आपको। 1857 का जो रिवोल्ट है वह अपने आप में ही बहुत ही ऐतिहासिक और बहुत क्रांतिकारी माना जाता है। और यहाँ से भारत की जो दशा है, हर प्रकार की चीज़ों, सामाजिक है, आर्थिक है, राजनीतिक है, सांस्कृतिक है, एक बहुत बड़ा चेंज यहाँ से दिखाई पड़ता है। लेकिन दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि 1857 के विद्रोह से संबंधित जो चीज़ें, बहुत सी जुड़ी हुई चीज़ें हैं, लोगों का यह मानना है कि 1857 के विद्रोह से ही भारत के स्वतंत्रता आंदोलन की शुरुआत होती है। ऐसे बहुत सी किताबों में भी आपको देखने को मिलता होगा कि जो किताबों में स्वतंत्रता आंदोलन की शुरुआत होती है वह 1857 के रिवोल्ट से होती है। यह कहना पूरी तरीके से गलत है। इस फैक्ट और फिगर को आपको समझने की ज़रूरत है। अगर इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल को आप समझना चाहते हैं तो 1857 के पहले से आपको इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल की शुरुआत होती है। कुछ जो अच्छी किताबें हैं, उन अच्छी किताबों में आप देखेंगे कि 1857 के पहले के जो भी आंदोलन हुए, उन आंदोलनों से ही आप स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन की शुरुआत करते हैं। कुछ कहीं किताबों में जनजातीय आंदोलनों के बारे में अगर कहीं पर दिया है, 1857 के पहले के स्वतंत्रता संग्राम आंदोलनों के बारे में कहीं अगर कुछ चर्चा मिलती है तो जनजातीय विद्रोह यानी ट्राइबल रिवोल्ट के बारे में हमें चर्चा मिलती है। इसके अलावा हमें कोई सूचना हमें नहीं प्राप्त होती है। एक बहुत आश्चर्यजनक और बहुत चौंकाने वाली बात बताएं कि भारत में 1857 के विद्रोह के पहले भी कई प्रकार के विद्रोह हो चुके थे। उसमें सैनिक भी विद्रोह थे, सामंती भी विद्रोह थे, किसानों के भी विद्रोह थे, जनजातियों के विद्रोह थे। लेकिन इस चीज़ को आप लिखना भूल जाते हैं। आपको पता ही नहीं है कि हमको लिखना क्या है। तो अगर पूछ देता है कि 1857 के पहले भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में लिखिए, तो आपके सर के ऊपर से आपका दिमाग काम करना बंद कर देता है। आप ट्राइबल मूवमेंट लिख के चले आते हैं। तो आप ये तय जानिए कि इस प्रकार से आपको नंबर नहीं मिलने वाला है। इतिहास में लोग कहते हैं कि नंबर हमको क्यों नहीं मिलता, इसीलिए नंबर नहीं मिलता है क्योंकि एग्जैक्ट फैक्ट और फिगर के बारे में आपको कुछ भी पता नहीं होता। लिखते हैं तो फिर आंशिक तरीके से लिख के चले आते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि 1857 का विद्रोह एक बहुत बड़ा विद्रोह था, जिसे राष्ट्रीय विद्रोह, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन का विद्रोह भी कहा जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि 1857 के पहले हमारे पूर्वजों ने स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई नहीं लड़ी। तो आप अगर एक इतिहास के अगर अच्छे विद्यार्थी आप हैं तो यह बहुत आपके लिए आवश्यक है कि 1857 के पहले के विद्रोहों के भी बारे में आपको सूचना होनी चाहिए। तो इस प्रकार से जो मैं बताना आपसे चाह रहा हूं कि अगर भारत के पूरे स्वतंत्रता आंदोलन को अगर डिवाइड करना है, आपको पूरे फ्रीडम स्ट्रगल को आपको डिवाइड करना है, तो इसे 3 पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। पूरे इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल को मैं डिवाइड करने की मैं बात कर रहा हूं। तो पूरे इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल को आप 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं और उस हिसाब से आप जो है स्टडी कर सकते हैं। इसमें इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल का जो पहला फेस है वो शुरू होता है 1776 से लेकर के 1858 के बीच, जिसके की बारे में आप बहुत कम जानते हैं। और अगर आपको
इतिहास विषय में कुछ अगर आपको अतिरिक्त ज्ञान प्राप्त करना है, अगर आपको अच्छे अंक प्राप्त करना है, तो आप ये तय जानिए कि इस फेस के बारे में आपको बहुत अधिक जानना पड़ेगा या इस विषय के बारे में आपका ज्ञान अच्छा होना चाहिए। तो जो स्वतंत्रता संग्राम का जो पहला फेस है, फर्स्ट फेस शुरू होता है, वो 1776 से शुरू होता है। आप समझ सकते हैं कि 1776 यानी का मतलब कि जब प्लासी आपका काफ़ी पहले से हमारे जो पूर्वज थे इस पर उन्होंने काम करना शुरू कर दिया था। 1776 से लेकर के 1858 का पहला चरण माना जाता है। दूसरा जो चरण माना जाता है 1858 से लेकर के 1905 के बीच में माना जाता है। और तीसरा और अंतिम फेज जो माना जाता है वह 1905 से लेकर के 1947 के बीच में है। अब ये सही है कि 1905 से 1947 के बीच में भी तमाम उप विभाजन किए जाते हैं इस फेज के, जैसे 1905 से लेकर के 1920 के बीच में, फिर 1920 से लेकर के 1940 के बीच में, और फिर अंत में 1940 से लेकर 47 के बीच में। तो इस प्रकार से अलग अलग जो है इसके सब डिवीज़न किए जाते हैं। हमारा जो इंटरेस्ट है फ्रीडम स्ट्रगल के जो पहले फेज़ के बारे में, जिसके के बारे में बहुत कम लोगों को पता है या उसके बारे में किताबों में नहीं दिया गया है, हम उस फेज़ के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं कि 1776 से 1858 के बीच में भारत के आंदोलनकारियों ने, क्रांतिकारियों ने किस प्रकार से अंग्रेज़ों के विरुद्ध अपना एक बिगुल बजा के रखा, एक आंदोलन करते रहे, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो 1776 से लेकर के 1776 से लेकर के 1858 के बीच में जो भी आंदोलन भारत में हुए, उस आंदोलनों के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं कि 1776 से लेकर के 1758 के बीच में भारत में कौन कौन से आंदोलन हुए। इसकी कैटेगरी को अगर देखा जाए तो हम इसको कई पार्ट में बांट सकते हैं। 1795 से 1776 से लेकर के 1858 के बीच में जितने भी आंदोलन हुए, उन सभी आंदोलनों को हम 6 पार्ट में बांट सकते हैं, 6 पार्ट में बांट सकते हैं। ठीक है, 1776 से 1858 के बीच में जितने भी आंदोलन हुए, सभी आंदोलनों को हम 6 पार्ट में बांटते हैं। इसमें जो पहला जो महत्वपूर्ण आंदोलन माना जाता है, जैसे कि एक कैटेगरी में है, पहला जो है उसे पॉलिटिकल एंड द रिलीजियस मूवमेंट। तो 1776 से 1858 के बीच में जो आंदोलन की पहली कैटेगरी है वो है पॉलिटिकल एंड द रिलीजियस मूवमेंट, यानी राजनीतिक और धार्मिक आंदोलन। राजनीतिक और धार्मिक आंदोलन जो 1776 से लेकर के 1858 के बीच में जो आयोजित किए गए, उसमें फ़कीर मूवमेंट, फ़कीर विद्रोह का नाम सुने होंगे आप लोग, सन्यासी विद्रोह का नाम सुने होंगे, वहाबी आंदोलन का नाम सुने होंगे, कूका आंदोलन जो कि पंजाब में हुआ, आपको पता है राम सिंह कूका नाम हुआ करता था, तो इनका नाम कूका आंदोलन है, फराजी आंदोलन है। तो पहली कैटेगरी मैंने बताई 1776 से 1858 के बीच में जो भी आंदोलन हुआ उसे पॉलिटिकल और रिलीजियस मूवमेंट कहा जाता है। ठीक है, और इसमें फ़कीर आंदोलन को मैंने बताया, सन्यासी आंदोलन को बताया, वहाबी आंदोलन को बताया, कूका और फराजी आंदोलन को बताया। अब दूसरा जो विद्रोह जो था, दूसरा जो सेकेंड था, जिस कैटेगरी में बांटा जाता है, उसे डिपोज्ड रूलर्स एंड द जमींदार्स, यानी ऐसे जमींदार और शासक जिनको कि अंग्रेज़ों ने सत्ता से हटा दिया था, उनको बेदखल कर दिया था, उन लोगों ने विद्रोह कर दिया। तो ये सेकंड कैटेगरी है। इसमें 2-3 कई नाम है, उसमें मैं कुछ का ही नाम बताऊंगा। वेलुथम्पी और पोलगर मूवमेंट, तो पोलगरों का मूवमेंट हुआ था और वेलुथम्पी, ये दोनों, वेलुथम्पी जो है साउथ इंडिया दक्षिण भारत के थे, इन दोनों लोगों ने जो है इनको हटा दिया गया, इनके राज को छीन लिया गया, तो इन लोगों ने जो है इसको विद्रोह कर दिया। मैं 2 का नाम बताऊं और इसमें बहुत इसकी सूची लंबी है। तो इस प्रकार से 2 मैंने बताया। पहला जो मैंने बताया पॉलिटिकल और रिलीजियस मूवमेंट, दूसरा है डिपोज्ड रूलर्स एंड जमींदार, यानी ऐसे शासक और जमींदार जिनको वहाँ से हटा दिया गया। तीसरा जो इसको कैटेगरी इसकी बनाई जाती है डिपेंडेंट ऑफ द डिपोज्ड रूलर्स, यानी जो राजा हुआ करते थे या जमींदार हुआ करते थे, जो उनके आश्रित हुआ करते थे, जब उनको राजा को हटा दिया गया तो उनके आश्रित का भी कोई जो है उनका ठिकाना नहीं था। ऐसे कंडीशन में जो राजाओं के आश्रित और जमींदारों के आश्रित हुआ करते थे, उन लोगों ने भी विद्रोह किया। उसमें 2 बहुत इंपॉर्टेंट है,
उसमें से एक का नाम है रामोसी विद्रोह और दूसरा है गडकरी विद्रोह। तो गडकरी महाराष्ट्र के रहने वाले थे, महाराष्ट्र के एरिया के रहने वाले थे। ये जन जो कि राजाओं के इंडिपेंडेंट हुआ करते थे, उन पर आश्रित हुआ करते थे, इन लोगों ने भी विद्रोह कर दिया। इसके बाद जो अगला जो रिवोल्ट हुआ वह है किसानों का विद्रोह। तो किसानों के विद्रोह के बारे में आपको जानना बहुत आवश्यक है, क्योंकि भारत में जो किसान आंदोलन की शुरुआत अगर होती है, अगर हम देखते हैं पूरे फ्रीडम स्ट्रगल की मैं बात कर रहा हूँ सॉरी, तो किसान आंदोलन जो भारत में शुरू हुआ उसकी स्टार्टिंग की जो फेस मानी जाती है 1920 के आसपास में मानी जाती है, जब भारत में किसान संगठनों का मतलब किसान संगठन बनना शुरू हुए विशेषकर। हालांकि उसके पहले भारत में किसान आंदोलन चल रहे थे और उनका पार्टिसिपेशन था, लेकिन एक प्रोफेशनल, एक व्यावसायिक वर्ग से किसानों का संगठन बना करके आंदोलन चलाने की शुरुआत भारत में सन 1920 के आसपास में होती है। ठीक है, लेकिन किसानों के विद्रोह की जिस फेज की मैं बात कर रहा हूँ 1776 से 1858 की जो पहले चरण में, उस समय भी किसानों का विद्रोह हुआ। मान लीजिए मैं आपसे एक चर्चा कर रहा हूँ कि जैसे पूछा जाता है आपसे क्वेश्चन कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में किसानों के आंदोलन या किसानों के आंदोलन की योगदान की चर्चा करिए, ये क्वेश्चन आता है। ठीक है ना, राइट अबाउट द कंट्रीब्यूशन ऑफ द फार्मर्स इन द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, ऐसे क्वेश्चन अगर आता है समझ लीजिए, तो आप शुरुआत करेंगे 1915 से लिखना। जबकि अभी मैं बता रहा हूं कि 1776 से लेकर के 1858 के भी बीच में भारत में अनेक किसान आंदोलन हो चुके थे, जो कि रेयर चीज़ें, जो कि आपको किताबों में नहीं मिलता है। दिस इज़ द प्रॉब्लम विथ हिस्ट्री। अगर इन समस्याओं का सोल्यूशन आप हिस्ट्री में लिख देते हो तो तभी आपको एक्सेप्शनल नंबर मिल सकता है। आप लिखते हो 1858 के बाद इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में लिखना शुरू करते हो, एक बहुत बड़ा हिस्सा आप छोड़ देते हो, आपको नंबर नहीं मिल सकता है। तो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि 1776 से लेकर के 1858 के बीच में जो भारत में किसान आंदोलन हुए, उन आंदोलनों के भी बारे में मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगा। आगे मैं इन सभी चीज़ों के बारे में डिटेल में मैं आपको बताऊंगा। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है गोरखपुर का विद्रोह 1778 से 81 के बीच में हुआ। दूसरा जो किसान का आंदोलन हुआ वह रंगपुर का विद्रोह हुआ। रंगपुर आपका है बांग्लादेश में, 1783 में हुआ, 1783 में यहाँ पर विद्रोह हुआ। इसके बाद सुबांदिया का विद्रोह हुआ, यह भी बांग्लादेश में है, 1792 में हुआ। इसके बाद बरासत का विद्रोह, बरासत जो है ये भी पश्चिम बंगाल में है, 24 परगना में है। इसके बाद तीतू मीर का विद्रोह, इसके बारे में आप लोग सुने होंगे निश्चित रूप से। तीतू मीर का विद्रोह ये 1830 में हुआ। और फराजी विद्रोह के भी बारे में आप लोग सुने होंगे। तो जो बाकी मैंने जो 4 आंदोलन बताया किसानों के आंदोलन के बारे में, उसके बारे में आप नहीं जानते होंगे, नहीं सुने होंगे। लेकिन जब आपको इतिहास पढ़ना है तो आपको एक समन्वित दृष्टिकोण आपको लेकर के पढ़ना पड़ेगा, तभी आपको अंक या नंबर आपको मिल सकता है, या तो फिर आपको नंबर नहीं मिलेगा। तो यह है। तो किसान विद्रोह के बारे में मैंने बताया कि किसान विद्रोह में किसानों का जो आंदोलन हुआ, उस आंदोलनों के बारे में हम 1920 के आसपास में, 1900 का जो दशक होता है उसमें के बारे में जानते हैं। लेकिन 1776 से लेकर 1885 का जो फेज था, जो स्वतंत्रता आंदोलन का पहला चरण माना जाता है, उसमें भी किसानों ने विद्रोह किया था। तो दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट फेज। इसके बाद जो अगला जो आंदोलन मैं बताने जा रहा हूँ वह आंदोलन है सैनिकों का विद्रोह। सैनिकों ने भी विद्रोह भारत में कई बार किया। तो जहाँ तक बहुत से इतिहासकारों से मेरी बात होती है और विद्वानों से बात होती है, सभी लोग ये कहते हैं कि भारत का जो पहला सैनिक विद्रोह हुआ वो 1857 का विद्रोह है। यह पूरी तरीके से गलत है। वास्तव में भारत में सैनिक विद्रोह की परंपरा भी काफ़ी पुरानी रही है। अंग्रेज़ों का भारत में शासन स्थापित होने के बाद जो पहला सैनिक विद्रोह माना जाता है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और यह कई बार आपकी परीक्षाओं में पूछा भी जा चुका है, उसमें है सन 1806 का 1806 का वेल्लोर का विद्रोह। ठीक है, और यह जो वेल्लोर का विद्रोह हुआ था यह मद्रास प्रेसिडेंसी में हुआ था। उसमें मद्रास प्रेसिडेंसी हुआ करती थी, तो यहाँ पर वेल्लोर का विद्रोह हुआ। और उस समय जो मद्रास के गवर्नर हुआ करते थे वो हुआ करते थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत में पहली बार गवर्नर बन के आए थे और बाद में गवर्नर जनरल बन करके भारत में आए। तो 1806 में जो वेल्लोर में मद्रास प्रेसिडेंसी में विद्रोह हुआ,
उस समय लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है वहाँ के मद्रास के गवर्नर हुआ करते थे। तो पहला विद्रोह जो सैनिकों का भारत में हुआ वो 1806 में हुआ। इसके बाद दूसरा जो विद्रोह हुआ वो 1824 में हुआ। यह बैरकपुर छावनी में विद्रोह हुआ था, जो कि पश्चिम बंगाल में है बैरकपुर छावनी। इसके बाद 1830 में शोलापुर विद्रोह हुआ। शोलापुर जो है महाराष्ट्र में है, इसके बारे में आप जानते हैं। इसके बाद 1842 में हैदराबाद का विद्रोह हुआ, जो कि बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इसके बाद 1842 में ही सिंध का विद्रोह हुआ, और फिर अंत में 1857 का जो सैनिकों का विद्रोह हुआ उसके बारे में आपको पता ही है, जो कि पूरे भारतवर्ष में एक तरीके से एक ही साथ में विद्रोह यह हुआ, जो कि सबसे जिसे 1857 का विद्रोह भी कहा जाता है। तो जो कहते हैं कि पहली बार जो सैनिकों ने भारत में विद्रोह किया वह 1857 के रिवोल्ट, तो उनका कहना पूरी तरीके से गलत है। मैंने इसके पहले 1857 के पहले मैं 5 सैनिक विद्रोहों के बारे में आपकी सूचना दी कि 1857 के रिवोल्ट के पहले भारत में कम से कम 5 सैनिक विद्रोह हो चुके थे। उसमें पहला विद्रोह मैंने बताया 1806 में वेल्लोर का विद्रोह, 1824 में बैरकपुर छावनी का विद्रोह, 1830 में शोलापुर का विद्रोह, 1842 में हैदराबाद का विद्रोह और 1842 में ही सिंध का विद्रोह। सैनिकों के विद्रोह होने के कई कारण हुआ करते थे। एक तो नस्लीय भेदभाव की बहुत ज़्यादा समस्या हुआ करती थी। नस्लीय भेदभाव में ये होता था कि जो भारतीय सैनिकों को वो लोग जो है बहुत ही लो ग्रेडेड मानते थे कि इनका कोई अस्तित्व नहीं है। भत्ते और सैलरी में भी बहुत असमानता हुआ करती थी। जो भत्ते होते थे और जो सैलरी हुआ करती थी, जो उस समय भारतीय सैनिक हुआ करते थे उनकी जो सैलरी मिलती थी 1 रुपये महीना, और जो वो भारतीय जिनको की सबसे अधिक सैलरी मिलती थी उनको 9 रुपये महीने मिलती थी। और इसके तुलना में जो ब्रिटेन के सैनिक होते थे उनकी संख्या इनसे बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। तो 1 रुपये और 9 रुपये में पूरे महीने का खर्च चलाना किसी भी सैनिक के लिए कितना चुनौतीपूर्ण हो सकता था, इसको आप समझ सकते हैं। दूसरा है कि जो सैनिक हुआ करते थे, भारतीय जो सैनिक विशेषकर, वो समुद्र को वो पार नहीं करना चाहते थे, और उनको यह था कि जब हम समुद्र को पार करेंगे तो हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, हम जातिच्युत हो जाएंगे या अपनी जाति से निकाल दिए जाएंगे। जो सिंध का विद्रोह हुआ और बैरकपुर छावनी का विद्रोह हुआ, इन दोनों विद्रोहों के पीछे यही रीज़न था कि इनको सैनिकों को समुद्र के मार्ग से इनको बाहर सरकार भेज रही थी। दूसरा है जो वेल्लोर का विद्रोह, मैंने पहला विद्रोह बताया 1806 का जो विद्रोह हुआ था। इस विद्रोह का जो महत्वपूर्ण कारण था कि जो भारतीय सैनिक हुआ करते थे वो अपने कानों में बालियां पहनते थे, अपने कानों में बालियां पहनते थे, या अपने धर्म सूचक जो है प्रतीकों का वह इस्तेमाल करते थे, जैसे टीका लगाना, कानों में बालियां पहनना, पगड़ी बांधना, ऐसे तमाम चीज़ों को जो है वो इस्तेमाल करते थे। तो जो नया नियम लागू हुआ ब्रिटेन जो ने भारत में जो लागू किया, उसने यह कहा कि किसी भी सैनिक के द्वारा उसे धर्म या उसे जाति या किसी उसकी पहचान नहीं होनी चाहिए। ब्रिटेन ने यह नियम लागू कर दिया। तो उसको देखते हुए जो लोग टीका लगाते थे, जो लोग टोपी लगाते थे, जो लोग कान में बालियां पहनते थे, इन चीज़ों के लिए इनको प्रतिबंधित कर दिया गया। और इस प्रतिबंध होने के कारण सभी लोगों ने यह सोचा कि लगता है कि ये हमारे धर्म पर हमला है, यानी हमारे धर्म जो हमारा रिलीजन है दैट इज़ गोइंग टू हाईजैक्ड बाय द कॉलोनियल पीपुल। तो इसलिए इन्होंने इसको मतलब कि विद्रोह कर दिया, और एक बड़ा भयंकर विद्रोह माना जाता है। तो हमारे जो सोसाइटी थी वो धर्म रिलीजन को लेकर के, कास्ट को लेकर के, हमारी जाति जो व्यवस्था हुआ करती थी इसको लेकर के बहुत ही रूढ़ हुआ करती थी, बहुत ही हार्ड हुआ करती थी, और उसके साथ में किसी भी प्रकार का ये लोग कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं थे। तो सैनिक विद्रोह के भी बारे में मैंने आपको बताया। और सैनिक विद्रोह के बाद जो अगली टॉपिक हमारी है जिसको कि मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जनजातीय विद्रोह, जो सबसे अंत में मैंने बताया कि किसान विद्रोह, इसके बाद फिर जो है आपका सैनिक विद्रोह, और इसके बाद फिर जनजातीय विद्रोह। भारत में जनजातियों के विद्रोह की इतनी उच्च परंपरा रही है, इतना बड़ा विद्रोह जनजातियों ने भारत में किया कि इनकी हिस्ट्री के बारे में बहुत लोगों को कम पता है। आपको जान के बहुत आश्चर्य होगा कि सन 1857 से लेकर के 1947 तक भारत में जितने लोगों ने भी अपनी देश के लिए जितने लोगों ने कुर्बानी दिया, उसकी संख्या लाखों में हो सकती है। उससे ज़्यादा कुर्बानी भारत में जनजातियों ने दिया, उससे अधिक कुर्बानी अकेले सिर्फ जनजातियों ने दिया। तो लेकिन यह बड़ा दुर्भाग्य है
कि जनजातियों के योगदान को लेकर के भारत में कोई भी चर्चा नहीं होती है। स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में जनजातियों का क्या योगदान था, इसके लिए किसी एक अलग कोई चैप्टर की कहीं किसी भी किताब में मैंने एक अलग से चैप्टर का प्रोविज़न मैंने नहीं देखा। ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। और मैंने अभी बताया कि जनजातियों ने कुल अकेले उतने लोगों को जो है उतने जनजातियों से इतने लोग शहीद हुए कि भारत में जितने कुल शहीद हुए होंगे उससे भी संख्या इनकी ज़्यादा है। लेकिन जब कॉलोनियल यानी जो ब्रिटेन के लोगों ने सबसे पहले जो यहाँ पर इतिहास लिखना शुरू किया, हिस्ट्री लिखना शुरू किया, तो उन्होंने जो सबसे ज़्यादा विद्रोह किया उनके कंट्रीब्यूशन को सबसे ज़्यादा अंडर एस्टिमेट किया। ठीक है, उनको लिखने का, उनको इतिहास लिखने का उन्होंने प्रयास नहीं किया। ये तो बाद में, और फिर बाद में जो इतिहासकार पैदा हुए जो कि अंग्रेज़ों के पिट्ठू हुआ करते थे, उन्होंने भी उसी परंपरा को आगे बढ़ाया। तो जनजातियों का स्वतंत्रता संग्राम में क्या योगदान है, इसको लेकर के ये जो प्रयास किया गया, अभी बहुत जल्दी ये प्रयास किया गया है, और इससे यह समझ में आती है कि अंग्रेज़ों ने किस तरीके से पूरे के पूरे जनजातियों की जो पॉपुलेशन फैली हुई थी, विशेषकर नॉर्थ इंडिया में, वो है बिहार है, उड़ीसा है, पश्चिमी बंगाल है, और ये इनका पॉकेट हुआ करता था कि जहाँ पर जनजातियों की संख्या बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। इसके बाद कर्नाटक का एरिया है, कर्नाटक में भी जनजातियों की संख्या बहुत ज़्यादा है, महाराष्ट्र में भी जनजातियों की संख्या पाई जाती है। तो जो ये 3 प्रांत मैंने बताया है आपको, बंगाल है और इसके बाद फिर बिहार है, उड़ीसा है, जो ये पॉकेट हुआ करता था, तो यहाँ पर तो पूरे के पूरे आर्मी लगा करके, सेना लगा करके पूरी सेना को उतार दिया गया, और पूरी जितनी भी जनजातियाँ थीं सभी जनजातियों को पूरी तरीके से साफ कर दिया गया। तो एक बहुत बड़ा जो है अपने आप में घटना हुई। तो जनजातियों की जहाँ विद्रोह की बात हम लोग बात करते हैं, तो इसमें सबसे पहले चुआर विद्रोह का नाम आता है, जो कि कहा जाता है कि भारत का जो पहला स्वतंत्रता आंदोलन शुरू हुआ वह चुआर विद्रोह कहा जाता है। चुआर विद्रोह का नाम एक और भी है, इसे पायक विद्रोह भी कहा जाता है, चुआर या पायक विद्रोह। इसकी टाइमिंग 1776 मानी जाती है, और अभी जो है इसके बारे में काफ़ी चर्चा हुई, कई बार एग्ज़ाम पूछा गया है, चुआर विद्रोह या पायक विद्रोह। कुल मिलाकर के पहला ये भारत का अगर देखा जाए तो पहला यह आंदोलन। अच्छा, दूसरा जो जनजातियों का विद्रोह हुआ वो हलवा विद्रोह हुआ। हलवा छत्तीसगढ़ में आज का है, पहले जो है जो आपका बिहार का हिस्सा हुआ करता था, मध्य प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था। इसके बाद खोंड विद्रोह है, फिर भील विद्रोह है। अच्छा, भील विद्रोह में कजार सिंह हुआ करते थे, उन्होंने लीड किया। फिर है लुसाई विद्रोह। लुसाई आप जानते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में है, लुसाई की पहाड़ियाँ हैं, तो वहाँ पर लुसाई जो जनजाति थे उन लोगों ने विद्रोह किया। फिर इसके बाद कोया विद्रोह है, इसके भी बारे में आप लोग नाम सुने होंगे। फिर मुंडा विद्रोह है और संथाल विद्रोह। तो संथाल और मुंडा विद्रोह के बारे में तो हमारी पुस्तकों में कुछ थोड़ा मोड़ा मिलता है, लेकिन लुसाई के बारे में आपको नहीं मिलेगा, भील के बारे में नहीं मिलेगा, खोंड के बारे में नहीं मिलेगा, हलबा के बारे में नहीं मिलेगा। इन तमाम विद्रोहों के बारे में आपको इतिहास की पुस्तकों में कोई भी सूचना हमें नहीं मिलती है। भारत स्वतंत्र हुआ, एक भी जनजाति से अगर इतना बड़ा अगर जनजातियों का पूरे भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अगर आंदोलन में इनका योगदान था, तो कम से कम एक प्रधानमंत्री और एक राष्ट्रपति यहाँ होना चाहिए था। लेकिन आज भारत में एक भी ट्राइबल या जनजातियों का जो है एक भी न तो प्रधानमंत्री है, न तो राष्ट्रपति कभी बना है, और लगता है न तो बनने की कोई उम्मीद ही है। तो इस प्रकार से जो हमारा 1857 जो पूरे फ्रीडम स्ट्रगल को अगर मैं क्लासिफाई अगर मैं करता हूँ, तो मैंने बताया कि जो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल है इसको 3 पार्ट में हमने आपको बताया। एक बार से फिर मैंने आपको बता दूं शॉर्ट में कि 1776 से पूरे इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल को, पूरे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को मुख्यतः 3 पार्ट में हमने बांटा है। 1776 से लेकर 1858 के बीच में, 1858 के बीच में, फिर 1858 से लेकर के 1905 के बीच में, और फिर 1905 से लेकर के 1947 के बीच में। तो मैंने जो पहले फेज़ को उठाया है क्योंकि इसके बारे में बहुत कोई चर्चा नहीं होती है, लोग जानते नहीं हैं, जो कि एग्ज़ाम के लिए और आईएएस के लिए तो यह सेक्शन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर पिछले 20 सालों के क्वेश्चंस को अगर आप उठा के देख लीजिए, चाहे वो मेंस के क्वेश्चन हो चाहे प्री के क्वेश्चन हैं, वह जो है 1776 से लेकर के 1858 के विद्रोह के पहले के अधिकतर क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। तो जो भी सिविल सर्विस को प्रिपरेशन करने वाला अच्छा विद्यार्थी है वह इस सेक्शन को विशेषकर पढ़ता है। लेकिन सिविल सर्विस के मेंस की परीक्षा, प्री और परीक्षा में 1858 के विद्रोह से बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं या नहीं के बराबर क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
हाँ, पीसीएस में पूछे जाते हैं। तो आपको अपनी प्रायोरिटीज़ के बारे में पता होना चाहिए। इसीलिए मैंने सबसे पहले इस फेज़ को मैंने फोकस किया है कि बाद में इसके बारे में एक अलग वीडियो मैं बनाऊंगा जिसमें कि इस फेज़ के बारे में चर्चा है। लेकिन मैं आपको हिंट कर दूं कि 1776 से 1858 के बीच में जो जितने फैक्ट हैं, कितने हम इसको कैटेगरी में बांट करके हम स्टडी कर सकते हैं। जो मैंने पहला विद्रोह को बताया, पॉलिटिकल एंड रिलीजियस मूवमेंट कहा जाता है, इसमें है। दूसरा मैंने बताया डिपोज्ड रूलर्स एंड द जमींदार्स के बारे में मैंने आपको बताया कि जो डिपोज्ड रूलर्स थे और जमींदार थे उनको हटा दिया गया तो उन्होंने विद्रोह किया। फिर जो अगला मैंने बताया कि डिपेंडेंट ऑफ द डिपोज्ड रूलर्स, जो राजा हुआ करते थे, जो उनके आश्रित थे, उन्होंने विद्रोह कर दिया। इसके बाद मैंने आपको बताया सैनिक विद्रोह के बारे में मैंने बताया कि जो सोल्जर्स हुआ करते थे उन लोगों ने विद्रोह किया। फिर किसान विद्रोह के बारे में मैंने आपको संक्षिप्त में बताया कि किसान विद्रोह के लोग बारे में जानते हैं कि सन 1900 के बाद ही किसान विद्रोह या किसान आंदोलन भारत में हुए, यह कहना पूरी तरीके से गलत है। ठीक है, सन 1900 के पहले ही भारत में किसान आंदोलन और बड़े किसान आंदोलन हो चुके थे, उसकी लिस्ट मैंने आपको पहले बताई। और अंत में जनजाति यानी ट्राइबल रिवोल्ट के बारे में मैंने बताया कि भारत में जो ट्राइबल रिवोल्ट था वो बहुत ही व्यापक स्तर पर पूरे भारत में हो चुका था। और ट्राइबल रिवोल्ट तो 1776 से शुरू हुआ 1857 तक। 1857 के बाद भी यह आंदोलन चलता रहा, यहाँ तक कि 1947 के बाद तक भी ट्राइबल मूवमेंट चलता रहा। और आज भी देश के बहुत बड़े हिस्से में ट्राइबल मूवमेंट जारी है। तो क्योंकि हिंदुस्तान की एक बहुत बड़ी आबादी जो जंगल आबादी हुआ करती थी, उस पर जनजातियों का कब्जा था और जनजातियों को बिना डिपोज्ड किए जो है जो भी कॉलोनियल गवर्नमेंट होती थी उस पर उसकी इच्छाएं पूरी नहीं हो सकती थी। इसीलिए भारत में मैं कहता हूं कि जितना अधिक ट्राइबल्स ने विरोध किया अंग्रेजों का, उतना किसी ने विरोध नहीं किया। और जितने लोग ट्राइबल्स के मारे गए वह भारत में कुल मारे जाने वालों उसकी संख्या जो उनसे कहीं पर अधिक हुआ करती थी। तो इस प्रकार से मैंने आपको बताया कि 1857 के रिवोल्ट के पहले जो जितने भी मूवमेंट हुए, जो भी रिवोल्ट हुए, दैट इज़ द वेरी इंटरेस्टिंग। उसको बारे में मैंने आपको अलग अलग पॉइंट में, अलग अलग बातों में मैंने आपसे चर्चा किया। तो एक पॉइंट, एक कैप्सूल मेरा ख़त्म होता है, एक डिस्कशन का जो वन फेज़ ख़त्म होता है और अगले फेज़ की तरफ मैं आता हूँ 1857 के रिवोल्ट के बारे में। और जो मैंने अलग अलग आपको हेडिंग्स बताई हैं, इस हेडिंग्स के बारे में मैं फ्यूचर में कभी मेरा प्रयास रहेगा कि 5-6 पॉइंट जो मैंने आपको बताई उस पॉइंट को मैं अलग अलग तरीके से मैं आपको फ्यूचर में बताऊंगा। या तो अब मेरी जो लाइव क्लास चल रही है उस लाइव क्लास को भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, वो मेरा फेसबुक पर आपको नंबर मिल जाएगा, उस नंबर से आपको मैं लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से इसकी क्लास कर सकते हैं। अब जो मेरा सेकेंड जो कैप्सूल है 1857 को रिवोल्ट को लेकर के, इसको लेकर के 1857 को रिवोल्ट को लेकर के जो इतिहास में बातें लिखी हैं वो बड़ी अपूर्ण बातें लिखी हुई हैं। बहुत सी जो इंटरेस्टिंग फैक्ट और फिगर हैं उसके बारे में चर्चा नहीं होती है या पढ़ने को किताबों में नहीं मिलता है। जो चीज़ें हैं उसके बारे में मैं चर्चा नहीं करूँगा, उन चीज़ों के बारे में चर्चा करूँगा जो कि 1857 के रिवोल्ट से संबंधित हैं। इसमें जैसे कि बहुत सी आपकी पुस्तकों में आपको मैं इस पर डिटेल में करूँगा। 1857 के रिवोल्ट के बारे में जो सबसे जो महत्वपूर्ण बात देखने को मिलती है वह यह है कि क्या दक्षिण भारत में भी यह आंदोलन हुआ था। रिवोल्ट जो हुआ था 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था, क्या यह रिवोल्ट साउथ इंडिया में भी हुआ था? इसके बारे में लोगों इतिहास में क्या सोचना है। दूसरा है कि यह कहा जाता है हिस्ट्री की किताबों में कि 1857 का जो रिवोल्ट हुआ वह मुख्यतः जो हिंदी बेल्ट है, जो काऊ लैंड एरिया है, यहाँ पर हुआ था। फिर क्या नॉर्थ ईस्ट इंडिया है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में भी आंदोलन हुआ था या नहीं हुआ था? तो दिस इज़ द क्वेश्चन। तो इतिहास की पुस्तकों में इसके साउथ इंडिया में यह रिवोल्ट साउथ इंडिया में हुआ कि नहीं हुआ या क्या रेफरेंस है, इसके बारे में कहीं पर भी चर्चा नहीं मिलती है। और नॉर्थ ईस्ट में क्या आंदोलन हुआ था या उसका प्रभाव क्या था, इसके भी बारे में चर्चा नहीं होती है। तीसरी महत्वपूर्ण चीज़ है कि 1857 का विद्रोह तो नॉर्थ इंडिया में बेशक हुआ, लेकिन यह पंजाब में इसका कोई असर नहीं दिखाई पड़ता है। इसके पीछे रीज़न क्या है?
ये तमाम विषय थे जिसके के बारे में किताबों में आपको नहीं मिलता है, लेकिन जहाँ नहीं मिलता है यहीं से सिविल के क्वेश्चन आपके लिए बनते हैं। दूसरी अगले फैक्ट को, इसको मैं आपको आगे जो भी मैं क्वेश्चन उठा रहा हूँ सभी क्वेश्चंस को मैं ऐसे नहीं कि मैं छोड़ दूंगा, जो भी मैं क्वेश्चंस उठा रहा हूँ उस क्वेश्चंस का उत्तर मैं आपको आगे दूंगा। ठीक है। अगला जो महत्वपूर्ण इस विद्रोह के बारे में जो लोगों का कॉन्सेप्ट है कि क्या यह विद्रोह जो है सिर्फ सैनिकों का विद्रोह था या सैनिकों के विद्रोह के अलावा अन्य जो वर्ग थे क्या उन वर्गों की भागीदारी नहीं थी। यह भी एक बहुत बड़ा अपने आप में प्रश्न है कि जैसे कि कहा जाता है क्या इसमें किसानों की भूमिका थी कि नहीं थी। 1857 के विद्रोह में किसानों की भूमिका क्या थी। इसके बाद उच्च वर्ग, इस आंदोलन को दो पार्टों में बांटा जाता है, जितने भी मतलब सोसाइटल पार्टिसिपेशन कि समाज के किन किन लोगों ने इस आंदोलन में अपनी भागीदारी निश्चित की। तो पुस्तक में आपको ये चीज़ पढ़ने को मिलती है कि यह आंदोलन मुख्यतः एक फॉरवर्ड क्लास का मूवमेंट था, यानी इसमें सैनिक थे, जमींदार थे, तालुकेदार थे, ऐसे लोगों का ही यह आंदोलन माना जाता था क्योंकि इनके अधिकारों को पूरी तरीके से छीन लिया गया था। तो दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट। लेकिन अगर सोसाइटल डिवीज़न की हम लोग बात करें, जो अभी रिसर्च उभर करके सामने आता है, तो इसमें बहुत सी चौंकाने वाले और नई बातें उभर करके सामने आती हैं। इस आंदोलन में निम्न जातियों का क्या योगदान था, इसके बारे में अभी जो रिसर्च हुआ है वह बहुत ही चौंकाने वाला है। इस आंदोलन में जो लोअर कास्ट हुआ करती थी, जो निम्न जातियां हुआ करती थी, उनका योगदान बहुत ही आश्चर्यजनक तरीके से था। तो यह तो क्वेश्चन सिविल में भी पूछा जा चुका है। तो तीसरा जो मैं आपको बता रहा हूं कि इस आंदोलन में स्त्रियों यानी महिलाओं की भूमिका बहुत आश्चर्यजनक थी। यानी महिलाओं ने इस 1857 के विद्रोह में बहुत ही आश्चर्यजनक भूमिका निभाई। तो लोअर कास्ट, जो निम्न वर्ग की परिभाषा दी जाती है, वह भी जो है यहाँ पर चौंकाने वाली बातें। तो अभी जो रिसर्च हुए हैं, अभी जो रिसर्च हो रहे हैं, कंटिन्यू हो रहे हैं, उसमें मैं पहले चरण की मैं चर्चा करूंगा कि इस आंदोलन में जो लो कास्ट हुआ करती थी, जो निम्न वर्ग होता था, निम्न वर्ग की भूमिका क्या थी। यहाँ पर निम्न वर्ग की भूमिका को हटाने के लिए कुछ नए तथ्य गढ़े जाते हैं। वे नए तथ्य क्या हैं। पहला यह कहा जाता है कि जो 1857 का जो भारत की सोसाइटी हुआ करती थी, उसमें भारतीय जो सैनिकों की संख्या हुआ करती थी, उसमें निम्न जातियों की लोगों की संख्या नहीं के बराबर थी या कम थी। यह एक थेसिस गढ़ी जाती है इतिहासकारों के द्वारा कि उस समय 1857 के आसपास की जो सोसाइटी थी, उस सोसाइटी में जो सैनिक बनते थे वह निम्न वर्ग के लोग सैनिक नहीं बनते थे। पहली बात, यह जो तथ्य है, यह तथ्य पूरी तरीके से गलत है। देखिए, जैसे लोग कहते हैं कि जो सिख होते हैं बड़े लड़ाकू होते हैं, जो सिख होते हैं बहुत ही लड़ाकू होते हैं, ये लड़ाकू जाति होती है। आपको जान के बहुत आश्चर्य होगा कि 1857 का जब विद्रोह हुआ था, इसके पहले सिखों के सबसे लड़ाकू लोग माने जाते थे 1857 के विद्रोह में। वो हिंदी बेल्ट, सबसे अधिक सैनिक जो बनते थे वो आपका उत्तर प्रदेश और बिहार का जो क्षेत्र था, इस क्षेत्र के लोग सबसे अधिक जो है सैनिक बनते थे। जैसे बंगाल आर्मी को आप देखिए, तो बंगाल आर्मी में सबसे ज़्यादा सैनिकों की संख्या आपके हिंदी हार्टलैंड की थी। विशेषकर उत्तर प्रदेश और बिहार का जो पॉपुलेशन हुआ करती थी, यहाँ पर हर घर में सैनिक होता था। सैनिक पेशा एक महत्वपूर्ण पेशा यहाँ पर हुआ करता था। और लोअर कास्ट यानी निम्न कास्ट का जो पार्टिसिपेशन था, दैट वाज द वंडरफुल, अपने आप में आश्चर्यजनक जो है लोअर कास्ट का पार्टिसिपेशन होता था। तो इन दोनों की, अच्छा एक बात और कि जैसे कि आज दलित शब्द का यूज़ किया जाता है या निम्न वर्ग का शब्द प्रयोग किया जाता है, तो आपको जान के बहुत आश्चर्य होगा कि जब 1857 का विद्रोह हुआ तो जिसे बहुत सी ऐसी जातियां जिन्हें आज एससी और निम्न वर्ग कहा जाता है, उस समय निम्न वर्ग नहीं थी, वह फॉरवर्ड क्लास में हुआ करती थी। क्योंकि हमारे पास जो विद्रोह के रिकॉर्ड है, यह माना जाता है कि अगर निम्न वर्ग होगा तो उससे फॉरवर्ड क्लास से उससे छुआछूत की समस्या रही होगी या उसको अलगाव की समस्या होगी। लेकिन जितने भी रेफरेंस हमारे पास हैं, जो हमारे पास विवरण हैं,
उन विवरणों में यह देखने को मिलता है, चाहे रानी लक्ष्मीबाई हों, लक्ष्मीबाई के साथ में झलकारी बाई हमेशा रहती थी, चाहे वो बैसवाड़े के, यहाँ के बैसवाड़े के जो राजा हुआ करते थे उनके साथ में जो यहाँ के पासी होते थे उनके साथ में 24 घंटे रहते थे। हमारे पास 1 दर्जन क्या इससे भी ज़्यादा रेफरेंस हैं जो कि यह दिखाता था कि जिसे आज निम्न वर्ग कहा जाता था उनके बीच में किसी भी प्रकार का भेदभाव या डिस्क्रिमिनेशन हमको देखने को नहीं मिलता है। ये बहुत ही चौंकाने की बातें हैं, ठीक है। और इसीलिए इसकी एक अलग हिस्ट्री लिखी जाती है। दलित जो जिसे आज निम्न वर्ग कहा जाता है, इनकी भूमिका 1857 में बहुत ही आश्चर्यजनक थी और इनका योगदान जो था वह बहुत ही वंडरफुल था। इसीलिए जब इतिहास लिखा गया तो पहले अंग्रेज़ों के द्वारा इतिहास लिखा गया और 1857 के बाद जो अंग्रेज़ों ने सबसे बड़ा जो चेंज किया, जो बदलाव किया अपनी नीतियों को, तो जिन लोगों ने 1857 के विद्रोह में सबसे ज़्यादा भूमिका निभाई थी उनको ही सबसे पहले इन लोगों ने काटने का प्रयास किया। काटने का मतलब सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से उनको अंडर एस्टिमेट करने का प्रयास सबसे पहले अंग्रेज़ों के द्वारा किया गया। ये बहुत चौंकाने वाली बातें हैं, ठीक है ना। इसके लिए आपको जान के बहुत लंबा एक अलग विषय है, इसको मैं चर्चा करूंगा आपको कि दलितों का या निम्न जातियों का क्या योगदान था। तो पहले मैंने बताया कि यह मिथक पूरी तरीके से गलत है कि जो निम्न वर्ग के लोग वो सैनिक सेवा में नहीं जाते थे। यह पूरी तरीके से रॉन्ग कॉन्सेप्ट है। हमारे पास जो प्रमाण है, ऐतिहासिक प्रमाण है, वह दिखाते हैं कि निम्न वर्ग के भी लोग सैनिक सेवा में जाते हैं। इसीलिए सैनिक जब 1857 का विद्रोह हुआ, इनकी जो है इस सैनिक विद्रोह में इनकी भी बहुत आश्चर्यजनक भूमिका इनकी देखने को मिलती है। उसका कुछ उदाहरण देंगे तो आपको सारी बातों को समझ में आ जाएगा। भारत में कुल 198, उस समय की 1857 की मैं हिस्ट्री मैं आपको बता रहा हूँ कि इन्होंने 1861 से 1857 से लेकर के 1861 के बीच में, इस विद्रोह के बाद 1861 के बीच में अंग्रेज़ों ने कुछ ऐसे नए नियम उन्होंने मतलब कि बनाए जिससे कि जो समाज का जो निम्न वर्ग जिसे आज हम कहते हैं, जब उसने विद्रोह किया तो उसको उसने सबक सिखाने का प्रयास किया। इसमें से बहुत से राजा और जमींदार लोग ऐसे होते थे जिन्होंने अंग्रेज़ों के सामने घुटने टेक दिए और उनको उनकी जमींदारी वापस हो गई। लेकिन जिन लोगों ने घुटने नहीं टेके उनको अंग्रेज़ों ने बहुत अच्छी तरीके से सबक सिखाया। उसका मैं इसके 1857 से लेकर के 1861 के बीच में कौन कौन से उन्होंने नियम बनाए, उन नियमों को देखेंगे तो आप चौंक जाएंगे। उसी में से मैं आपको जो प्रोजेक्ट कहा जाता है जिसके अंतर्गत उन्होंने कहा कि कॉलोनियल डिटर्मिनेशन प्रोजेक्ट कहा गया, कॉलोनियल डिटर्मिनेशन प्रोजेक्ट। और इस प्रोजेक्ट के अंदर भारत में पहली बार एक सेंसस कराने का प्रयास किया गया, यानी भारत की एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे कराने का प्रयास किया गया। यह प्रयास किया गया कि कौन कौन सी जनजातियां हैं भारत में, जो जनजातियां हैं, जातियां कौन कौन सी हैं, क्योंकि जब तक आप चिन्हित नहीं करेंगे तब तक इनको आप पनिश नहीं कर सकते हैं। क्योंकि 1857 के रिवोल्ट में इनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी और उनको ये लगा कि पहले इन्हें चिन्हित करना बहुत आवश्यक है और जब चिन्हित करेंगे आप तभी इन्हें दंडित कर पाएंगे। तो एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडी भारत में 1857 के विद्रोह के बाद इसीलिए शुरू किया गया कि समाज के हर वर्ग को हम अच्छे तरीके से चिन्हित कर सकें, वह अपराधी है कि अच्छा है कि हमारा समर्थक है कि विरोधी है, उसको देखते हुए हम उसे पनिश कर सकें। इसी क्रम में भारत की 198 दलित जातियों को चिन्हित किया गया। 198 दलित जातियों को चिन्हित किया गया और इन्हें 3 नाम दिया गया। 198 लोगों को 3 सब कैटेगरी में डिवाइड किया गया। इसे क्रिमिनल ट्राइब का नाम दिया गया, इसके बाद इन्हें डी नोटिफाइड ट्राइब का नाम दिया गया, इसके बाद फिर इन्हें नोमैडिक ट्राइब का नाम दिया गया। 198 जिन लोगों ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और 1860 का जो आईपीसी आया, इंडियन पीनल कोड, इस पीनल कोड में इन सभी जातियों को इन्होंने क्रिमिनल कास्ट घोषित कर दिया। क्रिमिनल कास्ट कि ये जो जितनी भी जातियां हैं यह जो है अपराधी जातियां हैं और इनको यह घोषित कर दिया कि आप किसी भी नौकरी में आप भाग नहीं ले सकते हैं, किसी सरकारी सेवा में भाग नहीं ले सकते हैं
और 1857 के बाद जो भी आईपीसी में संशोधन किया गया 1871, 1896, 1901 से 2, 1909, 11, 13, 19, 24, यह क्रम आगे बढ़ाया जाता रहा। और उत्तर प्रदेश की एक मैं बात बताऊं आपको कि उत्तर प्रदेश में आप देखते होंगे कि कोल का नाम सुने होंगे, कोली का नाम सुने होंगे, पासी का नाम सुने होंगे। ऐसी 1 दर्जन में जातियों को, मतलब कि क्या और भी मैं बता सकता हूं कि 1857 में इन जातियों को, जिसे आज एससी समझा जाता है, वह फॉरवर्ड क्लास की जातियां हुआ करती थी। और इन्होंने कंधा से कंधा मिला करके जो है 1857 के साथ में विद्रोह किया। उसके मैंने प्रमाण भी बताया कि रानी लक्ष्मीबाई के साथ में झलकारी बाई हुआ करती थी, जिनको कि आज दलित कहा जाता है, और इनको उस समय जो वो फॉरवर्ड क्लास में थी। 1901 का जो महत्वपूर्ण जो सेंसस हुआ, जो इसे रिजले का जो डिटर्मिनेशन कहा जाता है, रिजले ने जो अनाउंसमेंट किया, तो भारत में जो जातियों का क्लेसिफिकेशन था, इसमें यह नहीं माना जाता था कि कौन जाति ऊंची है और कौन जाति नीची है। ठीक है, निश्चित रूप से एक दृष्टिकोण होता था, मैं उसको मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन क्लेसिफिकेशन नहीं था कि कौन जाति सबसे ऊपर जाएगी, कौन जाति सबसे नीचे आएगी। लेकिन 1901 में भारत में रिजले का नाम सुने होंगे आप लोग। रिजले ने पहली बार भारत की सभी जितनी भी जातियां होती थी उनको उन्होंने लिस्ट बनाई, और उस लिस्ट के अंतर्गत उन्होंने यह घोषित कर दिया कि यह जात जो सबसे ऊंची है, यह इससे नीचे है, यह नीचे है, और सबसे नीचे यह है। तो यहाँ पर जिन जातियों ने 1857 के रिवोल्ट में या उसके पहले जो अंग्रेजों के विरुद्ध जिन्होंने भयंकर विद्रोह किया था, जिन्होंने उनको उखाड़ने का प्रयास किया था, उन सभी लोगों को लोअर कास्ट, जिसे एससी हम लोग कहते हैं, एससी या दलित कहते हैं, इस कैटेगरी में डाल दिया। आपको पता होगा कि अनुसूचित जाति शब्द, अनुसूचित जनजाति शब्द पहली बार 1935 के इंडियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में यह शब्द को लाया गया। इसके पहले भारत में न तो अनुसूचित जाति शब्द था, न तो अनुसूचित जनजाति शब्द था। दलित शब्द भी 1930 में जब BR अम्बेडकर भारतीय राजनीति में आते हैं, क्योंकि दलित जो अंग्रेजी में शब्द का प्रयोग करते थे वो ऑप्रेस्ड शब्द का प्रयोग करते थे। अंग्रेज भी भारत में दलितों के लिए जो निम्न वर्ग था उसके लिए ऑप्रेस्ड शब्द का प्रयोग करते थे। तो उसका जो दलित शब्द की ईजाद जो है सन 1930 के आसपास में की गई, और इसमें महाराष्ट्र के आसपास में और उत्तर प्रदेश में इस शब्द की ईजाद किया गया। तो दलित शब्द 1930 में हुआ, अनुसूचित जाति शब्द 1930 में आया, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति शब्द भी 1935 के एक्ट में आया। हरिजन शब्द आपको पता ही होगा, महात्मा गांधी ने हरिजन शब्द दिया था जब पूर्ण समझौता हो गया था। और हरिजन शब्द भी महात्मा गांधी का दिया हुआ नहीं है, यह नरसिंह मेहता के द्वारा दिया हुआ शब्द है, जो कि मध्यकाल के गुजरात के संत हुआ करते थे। और जो हरिजन शब्द का प्रयोग आया है उसमें जो देवदासियां हुआ करती थी, देवदासियों के जो लड़के हुआ करते थे या जो उनकी संतानें हुआ करती थी, उनके लिए हरिजन शब्द का प्रयोग किया गया है। तो भारत में जितने भी डेरोगेटरी शब्द हैं निम्न वर्ग को संबोधित करने के लिए, उसकी ईजाद 1930 से 35 के आसपास में की गई, जो कि बहुत ही डेरोगेटरी शब्द इस प्रकार से शो करते हैं। तो निम्न वर्ग के बारे में मैंने बताया कि 198 जातियों को 3 कैटेगरी में अंग्रेजों के द्वारा बांट दिया गया, और 1901 में रिजले के द्वारा पूरी सभी जातियों की एक कैटेगरी बनाई गई, और उस कैटेगरी में यह बताया गया कि कौन ऊंचे है कौन नीचे है। इसी क्रम में आपको याद होगा कायस्थों को भी एससी कैटेगरी में डाल दिया गया, जो कायस्थ हो हैं तो उनको भी एससी कैटेगरी में डाल दिया गया। लेकिन चूंकि कायस्थ काफ़ी पढ़े लिखे होते थे, उस समय उन्होंने इसको मुकदमा किया, लोअर कोर्ट से होते हुए लोग हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट से अंत में ब्रिटेन गए। प्रिवी काउंसिल में इन्होंने इस चीज़ को चैलेंज किया, और वहाँ की सरकार ने यह माना कि वास्तव में हमसे गलती हुई है, उनको जनरल कैटेगरी में डाल दिया। लेकिन भारत में ऐसे हजारों जातियां थीं, जिसमें जनजातियां भी थीं, जातियां जिसे आज हम निम्न वर्ग कहते थे, वास्तव में वह फॉरवर्ड क्लास में हुआ करती थी, लेकिन वह मुकदमा नहीं लड़ पाए। लेकिन एक डेटा मैं बता रहा हूं कि सन 1901 के बाद पूरे भारत में कम से कम 50,000 मुकदमे हुए, और पूरे देश में इंडियन आर्मी को लगाना पड़ा, क्योंकि लोगों ने विद्रोह कर दिया कि किस हैसियत से आपने हमको निम्न कैटेगरी में डाल दिया। लेकिन सेना को लगा करके इस बार इन चीज़ों को दबा दिया गया, इसकी चर्चा नहीं की गई। बाद में जो नीचे गए वो नीचे ही हो गए, और हमेशा के लिए आज निम्न या दलित या एससी या कुछ भी आप कह सकते हैं। लेकिन आके उठा के डाटा आप देख लीजिए तो ये जितनी भी बहुत सी जो निम्न वर्ग जातियाँ हैं वो जो सामान्य जातियाँ हुआ करती थी 1901 के पहले। इन चीज़ों को आप आसानी से समझ सकते हैं।
और इसमें कुछ नाम तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मैं आपको बता सकता हूं चीज़ों के बारे में, 1857 के रिवोल्ट के बारे में। जैसे माता दीन भंगी का नाम आता है, ठीक है, माता दीन भंगी का नाम आता है। इसके बाद कर्नल नील जो कि बहुत बड़ा मतलब एक अंग्रेज अधिकारी था जिसने कि बहुत से लोगों की हत्या करवाई, कि वह लिखता है कि 1857 के विद्रोह में माता दीन भंगी का वह चर्चा करता है कि इन्होंने जो है किस प्रकार से अवध क्षेत्र में उन्होंने इनके लिए मतलब जीना बहुत मुश्किल कर दिया। और माता दीन भंगी के अलावा फिर ऐसे पासियों के बारे में चर्चा मिलती है कि जिन्होंने अवध क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका 1857 के रिवोल्ट में बनाई। इसके बाद झलकारी बाई की मैं चर्चा कर रहा हूँ। झलकारी बाई और उसके पति पूरन कोरी आज 80 में आता है, लेकिन 1857 के विद्रोह में यह फॉरवर्ड क्लास में हुआ करते थे। और जो कि झलकारी बाई जो कि लक्ष्मी बाई के साथ में हमेशा रहती थी। तो अगर दलित और निम्न वर्ग का होगा तो एक रानी और महारानी के साथ में 24 घंटा उसके साथ में नहीं रह सकती है। इसको आप जो है सामान्य तरीके से समझ सकते हैं। इसके बाद लोचन मल्लाह का नाम आता है 1857 के विद्रोह में, जो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। महावीरी नामक भंगी की चर्चा होती है, जिन्होंने जो है मतलब कि बहुत बड़ा धन इकट्ठा किया, मुजफ्फरनगर गुजरात की थी, और इन्होंने अंग्रेज़ों पर आक्रमण किया। इसके बाद नन्ही बाई का नाम आता है, वो भी निम्न जाति की थी। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल मैं आपको बता सकता हूँ। इसके बाद फिर वीरा पासी की चर्चा आती है। तो ऐसे दर्जनों जो इंडियन सोसाइटी, क्योंकि 1857 का जब रिवोल्ट हुआ तो अंग्रेज़ों की सबसे बड़ी जो साजिश थी कि भारतीय समाज को डिवाइड किया जाए। भारतीय समाज को बिना डिवाइड किए वह जानते हैं कि यहाँ पर शासन नहीं कर सकते हैं। तो 1857 के बाद जो रूल्स और रेगुलेशन लाए गए जिसकी चर्चा नहीं होती है, तो इसीलिए जो हमारा उत्तर प्रदेश और बिहार का जो हर घर में सैनिक हुआ करते थे, उन्होंने 1857 के बाद यह सबक लिया कि इस क्षेत्र में कभी भी सैनिकों की हम भर्ती नहीं करेंगे। और उन्होंने यह कॉन्सेप्ट गढ़ा कि पंजाबियों को कहा कि यह जो वॉरियर कास्ट क्लास है, पंजाबी कभी भी वॉरियर क्लास नहीं थे इसके पहले, और जो उत्तर भारत का जो विशेषकर क्षत्रियों और राजपूतों का था, ये जो है वॉरियर क्लास के हुआ करते थे, और सैनिक सेवा में इनके हर घर में जाने का इनका पेशा हुआ करता था। लेकिन 1857 के विद्रोह में चूंकि इन लोगों ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, इसको देखते हुए लखनऊ से लेकर के बिहार के बीच में, पटना के बीच में पूरे क्षेत्र को लेबर क्षेत्र घोषित कर दिया गया। लेबर क्षेत्र यानी यहाँ से सिर्फ लेबरों की भर्ती हो सकती है, और यह प्रक्रिया आज भी जारी है। जो अंग्रेजों ने 1857 के बाद पूरे के पूरे क्षेत्र को लेबर क्षेत्र घोषित कर दिया कि इस क्षेत्र में जहाँ पर विद्रोह हुआ था वहाँ पर किसी भी सैनिक की हम भर्ती नहीं कर सकते हैं। पूरा का पूरा श्रमिक क्षेत्र इन्होंने घोषित कर दिया, जिसका कि असर हमको आपको भी देखने को मिलता है। पूरे भारत में जो लेबरों की सप्लाई होती है वो इसी क्षेत्र से आज भी होती है, आपको पता ही होगा। तो ये जो नीतियों का बदलाव उन लोगों ने किया वो क्रांतिकारी था, पनिश करने के लिए, और उस नीतियों में आज भी कोई बदलाव हमको देखने को नहीं मिलता है। तो यह इस पर सोचने का विषय। दूसरा है कि उन्होंने हमारी सोसाइटी को डिवाइड करने का प्रयास किया। उन्होंने सोसाइटी के एक हिस्से को निम्न ऊपर बना दिया, एक हिस्से को नीचे बना दिया। अभी मैंने आपको बताया कि 198 जिसे आज 198 जो भारत के आज के दलित जातियां हैं, उनको उन्होंने, जिन्होंने कि फ्रीडम स्ट्रगल में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, उनको जो है दलित घोषित कर दिया। और जबकि ये जातियां फॉरवर्ड क्लास के बराबर हुआ करती थी, उसमें कोई भेदभाव नहीं हुआ करता था। इस प्रकार से पूरी सोसाइटी को इन लोगों ने बांटने का प्रयास किया, तो जिससे कि जब बंटेंगे हम तो पूरी तरीके से हमारी सोसाइटी कमज़ोर हो गई। तो जो ये नकली विभाजन जो अंग्रेज़ों के द्वारा भारत पर थोपा गया, उसी परंपरा को जो 1901 में, मैं रिजले का जो चर्चा मैं कर रहा हूँ, रिजले ने पूरी भारतीय सोसाइटी को नीचे से ऊपर, निम्न और उच्च वर्ग में बांट दिया गया। 1901 का जो रिजले का डिवीज़न था यह आगे बढ़ता रहा, और बाद में यही 1935 का जो एक्ट बनाया गया, इसी के आधार पर बनाया गया कि कौन सी जाति निम्न है और कौन सी जाति ऊंची है। इसका आधार रिजले का क्लासिफिकेशन ही था। इसके आधार पर जो जातियां को दलित में रखा गया वो हमेशा के लिए नीची हो गई, जिनको ऊपर रखा गया वो ऊपर को रह गई। ठीक है, तो इस प्रकार से पूरे एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे कराया गया। एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे का मतलब कि जितनी भी भारत की जनजातियों, उनको, क्योंकि जनजातियों ने भारत के विद्रोह में बहुत ज़बरदस्त भूमिका निभाई थी, तो जनजातियों के योगदान को देखते हुए जो उनका विद्रोह था
उसको देखते हुए कि फ्यूचर में जनजातियां इस तरीके से विद्रोह न करें, उसको देखते हुए उन्होंने जनजातियों को चिन्हित किया कि भारत में कितनी जनजातियां हैं, उनकी स्टाइल क्या है, क्या खाती हैं, क्या पीती हैं, किस प्रकार से हथियारों का प्रयोग करती हैं, उनकी लाइफ स्टाइल, इन तमाम चीज़ों के बारे में उसे चिन्हित करने का प्रयास किया। इसीलिए एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना भारत में की गई। बहुत से लोग जो बड़े विद्वान हैं वो कहते हैं कि अंग्रेज़ों का बहुत बड़ा योगदान है जो इस प्रकार की संस्थाओं को उन्होंने स्थापित किया। उनका उद्देश्य भारत की सेवा करना था, उनका उद्देश्य भारत की सेवा करना नहीं था, बल्कि भारत जिन जिन लोगों ने उनके विरुद्ध विद्रोह किया था उनको चिन्हित करना था, उनको पहचानना था, ताकि अगर दोबारा उन्हें पता लगे तो उनको पता हो जाएगा कि इन लोगों ने किया, तो उनको वो अच्छी तरीके से दंडित कर सकें। इसके बाद हर गांव और क्षेत्र का इतिहास का पता लगाने के लिए उन्होंने गजेटियर की व्यवस्था को शुरुआत किया। गजेटियर आप जानते होंगे, गजेटियर जो होता है उस क्षेत्र का इतिहास होता है, हर जिले का गजेटियर एक होता है और उस गजेटियर में वहाँ का जो प्राचीन इतिहास होता है उसके बारे में लिखा होता है। तो एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना, गजेटियर की स्थापना करना, तो गजेटियर की भी स्थापना करना उनका ये उद्देश्य नहीं था कि हम भारत की कल्चर और संस्कृति में बहुत बड़ा योगदान देना चाहते हैं। उनका ये था कि यहाँ के कल्चर को जब हम समझेंगे तभी यहाँ पर हम अच्छे तरीके से शासन कर पाएंगे। तो ये तमाम चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। अच्छा, तो ये तो दलितों का जो कंट्रीब्यूशन है, ये आईएएस में कई बार मेंस में क्वेश्चन पूछा गया है कि 1857 के विद्रोह में जो निम्न जातियां हैं, दलित हैं, उनका योगदान किस प्रकार से है। दूसरी जो महत्वपूर्ण चर्चा हम करेंगे आपके साथ में कि महिलाओं की चर्चा क्या है, मतलब जो वीमेंस का कंट्रीब्यूशन क्या है। तो 1857 के विद्रोह में जो वीमेंस का कंट्रीब्यूशन है वो बहुत ज़्यादा है। इसके के बारे में आपको बहुत कम चर्चाएं मिलती हैं। इसमें तो लक्ष्मीबाई का नाम आप सुनी होंगी, लक्ष्मीबाई के बारे में। तो लक्ष्मीबाई का वास्तविक नाम मनुबाई था और इनका मणिकर्णिका घाट में, इनका जो बनारस है वहाँ यहाँ पर इनका जन्म हुआ था, तो इसीलिए इनको मणिकर्णिका भी, इनका जो नाम था इनको मणिकर्णिका भी इनको कहा जाता है। और लक्ष्मीबाई के साथ में झलकारी बाई का भी नाम है, इसे दलित नायिका के रूप में जाना जाता है, ठीक है। और एक कोरी थी, लेकिन आपको आज कोरी दलित में है, लेकिन उस समय कोरी जो है फॉरवर्ड क्लास में हुआ करते थे। इनको दलित नायिका के रूप में जाना जाता है। इन्होंने दुर्गा सेना का गठन किया था, लक्ष्मीबाई ने दुर्गा सेना का गठन किया था और दुर्गा सेना की झलकारी बाई जो है मुखिया हुआ करती थी। बेगम हजरत महल का नाम आप जानते ही होंगे। तो दो चीज़ें हैं, बेगम हजरत महल और बेगम जीनत महल, दोनों के बीच में बहुत लोग कन्फ्यूज़ होते हैं। बेगम हजरत जो लखनऊ के नवाब हुआ करते थे, वाजिद अली शाह, उनकी पत्नी हुआ करती थी। इनके लड़के बिरजिस कादिर हुआ करते थे। और बेगम जीनत महल जो थी बहादुर शाह जफर की पत्नी हुआ करती थी। ये दोनों में थोड़ा बारीक अंतर है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके बाद लखनऊ की ही जो है वाजिद अली शाह की जो माँ हुआ करती थी, उनका नाम था असगरी बेगम। और असगरी बेगम का भी नाम आता है, उन्होंने क्रांति को लीड किया। जब वाजिद अली शाह को निष्कासित कर दिया गया तो असगरी बेगम जो है ने यहाँ पर आंदोलन को लीड किया था। यहाँ पर लखनऊ में गोमती नदी के किनारे एक 76 मंजिल है, जो लखनऊ के लोग रहने वाले हैं जो लोग जानते होंगे। 76 मंजिल का निर्माण जो है असगरी बेगम ने किया था। कानपुर की अजीजन का नाम बहुत फेमस है, जो एक डांसर हुआ करती थी और इन्होंने नाना साहबा और तात्या टोपे के साथ में मिल करके काफ़ी क्रांतिकारी काम अजीजन बाई ने किया था। इसके बाद फरहत जहाँ नाम था, लाल किले की डांसर हुआ करती थी, इसने भी जो है इस विद्रोह में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मुजफ्फरपुर की हबीबा बेगम का नाम है, खुशम जमानी का नाम है, सब्जपोश खातून, नाजनीन, ऐसे बहुत दर्जनों नाम मैं आपको बता सकता हूं कि जिसमें कि महिलाओं की भूमिका इस आंदोलन में बहुत ही ज़बरदस्त देखने को मिलती है। तो 1857 के विद्रोह के बहुत से एंगल, क्या यहाँ से जो क्वेश्चंस आता है कि व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ द 1857 के विद्रोह का परिणाम क्या था। तो 1857 के विद्रोह के अगर परिणामों को आप जानना चाहते हैं तो इसमें दो, एक है वैधानिक परिणाम, लीगल एस्पेक्ट है, और दूसरा है सामाजिक है, राजनीतिक है, आर्थिक है। तो जब मेंस में क्वेश्चंस आते हैं तो लोग लिख नहीं पाते हैं। एक क्वेश्चन है ऐसे पूछता है कि 1857 के विद्रोह के क्या परिणाम निकले, व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857। तो यह बहुत चौंकाने वाला अपने आप में। तो वैधानिक के बारे में दो बातें हैं लीगल एस्पेक्ट में। एक है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, भारत सरकार अधिनियम 1858 के बारे में एक महत्वपूर्ण है। और इससे भी जो महत्वपूर्ण बात जिसके बारे में लोग नहीं जानते हैं, दैट इज़ द विक्टोरिया डिक्लेरेशन।
और यह विक्टोरिया डिक्लेरेशन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। विक्टोरिया डिक्लेरेशन में जो इन्होंने नीतियाँ बनाई, उसमें से भारतीयों से संबंध में अनेक नीतियों को उन्होंने मतलब डिसाइड किया। इन नीतियों को अगर देखा जाए तो प्रशासनिक व्यवस्था में देखा जा सकता है, सैनिक इन्होंने किस प्रकार से परिवर्तन किया, प्रशासकीय रूप से किस प्रकार से परिवर्तन किया, सामाजिक रूप से उन्होंने किस प्रकार से उन्होंने चेंज किया। तो जो विक्टोरिया डिक्लेरेशन है, विक्टोरिया डिक्लेरेशन, हाँ अनिल पांडे जी, मैंने आपका देखा तो इसमें जो तवाइफों का कंट्रीब्यूशन मैंने काफ़ी संख्या बताई है, पूरा नहीं बता सकता, लेकिन इसमें जो है बहुत ज़बरदस्त जो है योगदान जो महिलाओं का रहा है। और अभी इसके पहले मैंने आपको बताया कि जो भारत की जो दलित जातियां हैं, जो निम्न जातियां हैं, जो ट्राइबल्स हैं, इनका योगदान बहुत ही वंडरफुल माना जाता है। इसीलिए 173 जो अभी मैंने बताया, 173 जो भारत की दलित जातियां थी, इनको इन्होंने क्रिमिनल कास्ट में डिक्लेयर कर दिया। और बनारस से मैंने बताया कि लखनऊ से लेकर के पटना के बीच में लेबर क्षेत्र यानी श्रमिक क्षेत्र घोषित कर दिया गया कि यहाँ से कोई भी सैनिक जो है भर्ती यहाँ पर नहीं हो सकती है। और आज भी लेबर क्षेत्र है, क्योंकि सभी इस प्रकार की सुविधाओं को उन्होंने देने से मना कर दिया। और जो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट और भी मैंने अभी बताया था आपको कि यह माना जाता था कि 1857 के विद्रोह के पहले भारत में जो सैनिक सेवा में जाने वाले वो निम्न वर्ग से लोग नहीं जाते थे। यह तथ्य पूरी तरीके से गलत है। भारत में सैनिक सेवा में जाने वाले में जैसे फॉरवर्ड क्लास के जाते थे, वैसे निम्न कार्य क्लास के लोग जाते थे, क्योंकि 1857 के विद्रोह में जमींदारों और तालुकेदारों के अलावा सबसे ज़्यादा जो भूमिका वंडरफुल है, जैसे आजमगढ़ का विद्रोह 1857 के विद्रोह में बहुत ही आश्चर्यजनक था। कम से कम मैं 20 ऐसे 25 दलित नायकों को मैं बता सकता हूं कि जो आजमगढ़ में दलित नायकों को उनके साथ उन लोगों ने विद्रोह किया। तो ये बहुत ही चौंकाने वाली बातें हैं, जिसके बारे में डिस्कस हम लोग आगे भी करेंगे कि ये चीज़ें क्या है। तो दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा सिविल सर्विस के लिए मैं पढ़ा रहा हूँ, तो थोड़ा उस तरफ मैं देखूंगा कि इस 1857 के विद्रोह के बाद दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक है 1858 का एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 कहा जाता है। और इस एक्ट के बाद जो है भारत पर कंपनी शासन की समाप्ति हमेशा के लिए हो गई, और वहाँ पर ब्रिटेन इंडिया का शासन जो है वहाँ के क्राउन में आ गया, और उसको देखते हुए वैधानिक जो है ब्रिटेन के पार्लियामेंट में चेंज किया गया। ये तो हो गया लीगल चेंज। और दूसरा जो सबसे बड़ा चेंज हुआ, जो कि जिसका संबंध भारत के सामाजिक, प्रशासनिक, सैनिक क्षेत्रों से जुड़ा हुआ था। ठीक है, तो इस प्रकार से चीज़ों को हमको देखने को मिलता है। विक्टोरिया डिक्लेरेशन जो हुई थी 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में हुई थी विक्टोरिया डिक्लेरेशन। आप इलाहाबाद के कंपनी बाग में आप जाएंगे तो वहाँ पर एक पिलर बना हुआ है, आप वहाँ पर देख सकते हैं। तो इस प्रकार से चीज़ों के बारे में हम देखने को मिलता है। 1 नवंबर 1858 में इलाहाबाद में लॉर्ड कैनिंग ने एक दरबार लगाया था, और वहाँ पर दरबार लगा करके भारत के सभी जितने भी जमींदार थे, जितने भी सामंत, सबको बुलाया गया, और वहाँ पर वहाँ की रानी क्वीन विक्टोरिया का डिक्लेरेशन पढ़ करके सुनाया गया 1 नवंबर 1858 को। और इसमें जो जिन चीज़ों की घोषणा की गई थी उसमें 2 प्रकार के आश्वासन थे कि पूर्ण जो हमारी पहले की नीतियाँ थीं उसमें हम क्या बदलाव कर रहे हैं। तो विक्टोरिया डिक्लेरेशन में 2 बातों को बताया गया था कि ब्रिटेन में जो भारत की नीति पहले थी वह नीति क्या थी, और फिर बताया गया कि इसके बाद हमारी नीतियों में किस प्रकार का परिवर्तन आएगा। तो 2 प्रकार की चीज़ों को उसमें दिया गया। अच्छा, क्या परिवर्तन आएगा, इसके लिए यह तथ्य बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन्होंने सैनिक जो चेंज किया बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें 1857 के विद्रोह के पहले पूरे भारत में हर घर में असलहे होते थे, यहाँ तक कि छोटे मोटे जमींदार के पास तोपें भी हुआ करती थी। तो उन्होंने सबसे पहले किया कि किसी भी भारतीय को एक चाकू तक रखने का अधिकार नहीं होगा। एक चाकू तक कोई भी व्यक्ति घर में नहीं रख सकता, और जो रखेगा उसे जो है जेल चला जाएगा। इन्हें आईपीसी में से डाल दिया गया। तो पूरे इंडिया को डीमिलिटराइज करना, कि उसे सभी प्रकार के जो असलहे हैं सभी चीज़ों को छीन लेना, यह इनकी पहली प्रायोरिटी हुआ करती थी। दूसरा है की पोस्ट को उन्होंने छीन, जो तोपखाने वगैरह हुआ करते थे उन्होंने उनको छीन लिया। इंडिया का जो क्लास हुआ करता था उन्होंने इसको डिवाइड कर दिया। इसके बाद प्रशासकीय जो हुआ था, प्रशासकीय जो चेंज हुआ, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, कि भारतीयों को उच्च पद देने से मना कर दिया गया, उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया, रंग भेद की नीति जारी कर दी गई।
इस प्रकार से सामाजिक तरीके का देखिए कि उन्होंने सोसाइटी को डिवाइड करने का प्रयास किया, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर और अन्य आधारों पर। तो पूरी भारतीय ज्योग्राफी के आधार पर पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण इस प्रकार से डिवाइड किया गया, भिन्न भिन्न जातियों के रूप में डिवाइड किया गया। तो पूरी जो सोसाइटी हमारी जो आज पूरी तरीके से डिवाइड दिखाई देती है, वह उसको डिवाइड करने का अगर किसी को श्रेय जाता है तो वह पूरी तरीके से अंग्रेजों को जाता है। ठीक है, और इस प्रकार से जो इनकी नीति, इसको लेकर के हम लोग अलग से चर्चा करेंगे कभी आगे। इसी के साथ में ये लेक्चर मैं खत्म, 1 घंटा का चूँकि हो गया है, वो काफ़ी लंबा लेक्चर हो गया है, इसीलिए इसको हम समाप्त करते हैं। इसमें से जो भी आप लोगों के क्वेश्चंस आएंगे उस क्वेश्चंस को आप हमें फॉरवर्ड कर सकते हैं, और जो भी स्पेसिफिक चीज़ें होंगी मैं आपको आगे लेक्चर में मैं आपको बता सकता हूँ। थैंक यू। और कोई भी क्वेश्चन है आप हमसे पूछ सकते हैं। जो भी हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है मैं आपको शेयर कर दे रहा हूँ, उस कॉन्टैक्ट नंबर के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से आप जो है हमसे जुड़ सकते हैं। तो मेरा जो नंबर है वो 9305586683 ये नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है, कॉलिंग नंबर है। आपका व्हाट्सएप भी कर सकते हैं कोई भी पूछना अगर हो। ठीक है, और इसके बाद मेरी क्लासेस चलती हैं, लाइव ओपन क्लास चलती है, कोई भी कर सकता है। उसकी लिंक जो है आपको यहाँ पे मिल जाएगी। और जो भी हिस्ट्री ऑप्शनल अगर हमसे पढ़ना चाहते हैं तो वो निश्चित रूप से उनका भी यहाँ पर स्वागत है। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से हम उन्हें पढ़ा सकते हैं। थैंक यू, नमस्कार, शुभ रात्रि।